नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2021 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट। फिजिक्स का पेपर है, पेपर 4 है इसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में जो है हम बाकी बचा हुआ जो पेपर है पेपर 4 ये डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं। ये जो पेपर है और इसका सॉल्यूशन है ये हमने इसी बुक में दे रखा है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। फिर ये है फिजिक्स एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये दोनों बुक भी जो है इनमें न्यूमेरिकल्स और जो थ्योरी है वो हमने दी हुई है, तो आप इन दोनों बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। और ये सारी बुक जो है हमने आपके पेपर के हिसाब से डिज़ाइन की है। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं और जिस हिसाब से थ्योरी पूछी जाती है वो सब हमने इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2, पेपर का पार्ट 2, पेपर 4 है ये 2021 का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 20 न्यूटन, देन व्हाट विल बी इट्स मास। देखिए सबसे पहले तो मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है ये है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। पहले तो देखिए मेरे को ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 100 और डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे आ गया मास, यहाँ पे आ गया मीटर और ये आ गया सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया ऐसा ही यूनिट में। फोर्स हमको ऐसा ही यूनिट में दिया हुआ है। सीधा सीधा इक्वेशन लगानी है, F = ma, F होता है 20, मास निकालना है, एक्सेलरेशन जो है वो है 1, तो यहाँ से आ गया मास दैट इज इक्वल टू 20 kg। तो 20 kg का जो है वो मास होगा। ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट। देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ मास क्या है, ये बेसिकली फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, लेंथ और ये भी टाइम फंडामेंटल है। डिराइव्ड में क्या आ जाता है, फोर्स फंडामेंटल नहीं है। फोर्स क्या है, हमको डिराइव करना पड़ता है। जैसे फोर्स की जो इक्वेशन है ये होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास जो होता है ये होता है m और एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है L1t - 2। तो इसकी डायमेंशन ये आती है जो हमको डिराइव करनी पड़ती है। तो वैसे अगर देखें तो डायमेंशन तो ये हो गई, और इसका अगर मैं बात करूं कि यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हम सीधा सीधा कह सकते हैं F = ma से कि यूनिट है kg और यहाँ पे है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए बेसिक फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना है, मास, लेंथ और टाइम से, बट ये डिराइव्ड किया है हमने, डिराइव करके यूनिट पे आए हैं हम। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। What does not change in frequency modulation। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है ये इसमें एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होता है, फेज भी चेंज नहीं होता है। 3 तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। तो इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड और फेज नहीं चेंज होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी।
देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड आर बोथ परपेंडिकुलर, वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये समथिंग एक इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक जो चार्ज पार्टिकल है ये Q है चार्ज, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है B। तो इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या लगता है, दिस इज द फोर्स विच इज इक्वल टू Q, और यहाँ पे लगता है V क्रॉस B। ये इस तरीके से फोर्स लगता है कि V किस तरफ है, इस तरफ, और B किस तरफ है, इस तरफ, लेट अस से इस तरफ, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। बट इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा फोर्स विच इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा एन कैप। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है ये है V और B के बीच में जो एंगल है वो है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है। ये जीरो कब हो सकता है, ये पूरी क्वांटिटी तो देखिए कुछ चार्ज है उसका तो वैल्यू कुछ होगी, वेलोसिटी हमको दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, ये तो खैर वेक्टर है। यहाँ पे ये जीरो कब हो सकता है, जब साइन थीटा जीरो हो। जब साइन थीटा जो है वो जीरो के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा है ये बराबर होगा 0 डिग्री। ये थीटा जो है ये 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि ये B मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तब जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जो लगाएगा वो जीरो लगाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। तो ये जो B है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये B जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये। देखिए मैं थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा इसमें कि आपको किस तरीके से सिंपल तरीके से बताऊं मैं। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। देखिए V जो होता है, V को मैं अगर लिखूंगा तो V जो है ये बराबर होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। ये V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है F डिवाइडेड बाई Q, ये होता है D। ये तो है फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज को मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम, और D को मैं लिख देता हूँ ऐसे कैसा, इस तरीके से। अब इनकी यूनिट जो है, इनकी जो डायमेंशन है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे फोर्स की जो डायमेंशन है ये होती है m1 L1 T-2, और जो डिस्टेंस होती है उसकी डायमेंशन है L1, और नीचे करंट है तो करंट जो होता है ये लिखा जाता है A, और T टाइम है तो इसको लिखा जाता है T1। इससे क्या डायमेंशन निकल के आती है इसको देखो। तो यहाँ से मास m1 है, m1 L2 हो जाएगा। T देखिए -2 है, नीचे भी डिवाइडेड बाई T1 है तो T-3 हो जाएगा, T-3। और A जो है एम्पियर जो है ऊपर आएगा तो A-1। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है वो है C जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन आप इस तरीके से निकल के आता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नो डाउट ये बहुत डिफरेंट क्वांटिटी पूछी गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, इफ ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए कोल माइन एंड अनदर मैन इज ऑन द सरफेस ऑफ द सी एंड द थर्ड मैन इज ऑन द टॉप ऑफ द हिल, whose weight are W1, W2, W3 respectively, then which option will be decreasing order of weight? किस ऑर्डर में डिक्रीजिंग होगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे W1 क्या कह रहा है, मतलब W1 जो कंडीशन है वो कौन सी है, ये है कोल माइन में। कोल माइन का मतलब हो गया कि जैसे ये सरफेस है तो ये कोल माइन यहाँ पे है, डेप्थ D पे है, तो ये तो कंडीशन आ गई W1 की। मतलब मैन जो खड़ा है वो ये अर्थ की रेडियस है, अर्थ की रेडियस से अंदर वो डीप गए हैं D, तो W1 जो है वो वेट है। सेकंड क्या कहते हैं कि अनदर मैन इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी। सी की सरफेस क्या है, जो अर्थ की सरफेस है वही सी की सरफेस है। यहाँ पे वेट जो है ये है W2।
ये रेडियस r है, ये W2 वेट यहाँ पे है। अच्छा, तीसरा क्या कहता है, थर्ड मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। अब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले गए, ये अर्थ की सरफेस है, हम यहाँ चले गए, डी डिस्टेंस ही ले लेते हैं, डी डिस्टेंस का ही बोला है हमको कि जितनी डेप्थ पे कोल माइन है उतनी डेप्थ पे हिल ले लेते हैं, यहाँ पे डी डिस्टेंस पे ही चले गए। यहाँ पे जो वेट है मैन का ये W3 है। अब इनका क्या ऑर्डर होगा, देखिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जो मैक्सिमम वेट होता है मैन का वो होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ये अर्थ की सरफेस जो है इस पे W2 जो है ये बड़ा होगा, W2 जो है वो दोनों से ही बड़ा होगा, W1 से भी बड़ा होगा, W3 से भी बड़ा होगा। अब W2 W3 की बात है तो इसके मैं बात बताता हूँ। यहाँ जो G डैश होता है, जैसे वेट को हम कहते हैं सीधा सीधा mg, वेट होता है mg। यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये है g ब्रैकेट में 1 माइनस d/r। उसी तरीके से यहाँ पे जो g डबल डैश है, यहाँ हिल पे जो होगा ये होगा g 1 माइनस 2d डिवाइडेड बाई r। ये इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब देखिए कौन सा g डैश कम होगा कि g डबल डैश कम होगा, इसको देखते हैं। तो देखिए g डबल डैश जो है उसमें से जो माइनस हो रही है क्वांटिटी वो ट्वाइस टाइम्स है इस क्वांटिटी के, मतलब यहाँ तो केवल d/r माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2d/r माइनस हो रहा है। तो ये जो g डबल डैश है, ये जो g डबल डैश है दैट इज लेस देन g डैश। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, अगर मैं यहाँ पे वेट देखूंगा तो कितना आएगा, ये W1 है और ये बराबर है mg डैश, और यहाँ पे अगर मैं वेट देखूंगा W3 तो ये आएगा mg डबल डैश। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो क्योंकि g डबल डैश सबसे कम है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो W2 है ये तो ज़्यादा है किससे, W1 से, और W1 किससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है W3 से। तो ये करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये समझ में आता है हमको सी, ये इस तरीके से ये करेक्ट ऑप्शन हमको नज़र आता है। W2 सबसे ज़्यादा होगा, W2 सबसे ज़्यादा होगा, W1 उससे कम होगा और W3 उससे भी कम होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो पहली बात तो ये है कोई क्वांटिटी स्केलर हो सकती है, वेक्टर हो सकती है, बट दोनों नहीं हो सकती, और नन ये तो नहीं है ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको बात बताता हूँ, ये एक ऐसी क्वांटिटी है कि इसमें मान लीजिए एक पोटेंशियल, एक जगह पोटेंशियल है, एक चार्ज के कारण पोटेंशियल है V1, दूसरे चार्ज के कारण है पोटेंशियल V2। तो ये क्वांटिटी जो है सीधी सीधी ऐड हो जाती है V1 प्लस V2। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V। तो ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर सम नहीं होगा इसमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आता है बात, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इन विच ए बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम। देखिए मैं यहाँ सिंपल सा सर्किट बना देता हूँ। ये इस तरीके से सिंपल सा सर्किट है, और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये जो बैटरी है ये है 5 वोल्ट, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है 0.2 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो इसमें से क्या करंट जा रहा होगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस या ये जो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो है लेट अस से ये V है, तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो का वही वोल्टेज इधर की तरफ होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी वोल्टेज V होगा। तो मैं इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालता हूँ, तो ये आता है 5 माइनस 0.2 I, और ये बराबर है इस वोल्टेज के, और ये वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज होगा I मल्टीप्लाइड बाई R, यानी कि 4 इंटू I। तो यहाँ से आएगा 5 दैट इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई I। तो यहाँ से I आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 4.2। तो 4.2 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 4.2 से, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1.19 आएगा, 1.19। तो इतना हमको देखने को मिलता है कि ये जो करेक्ट आंसर है ये A है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हेनरी जो होता है ये एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस होता है। जो एल होता है, इंडक्टर जो होता है उसका एल उस तरीके से लिखा जाता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये होती है हेनरी, इस तरीके से ये लिखा जाता है, एसआई यूनिट हेनरी होती है। ओम जो होती है ये रेजिस्टेंस की होती है। मीटर पर सेकंड जो होती है ये वेलोसिटी स्पीड इनकी होती है, और एम्पियर जो है करंट की होती है यूनिट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेनरी। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें एक कैच है। वो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। पहले तो मैं रे बना देता हूँ कि प्लेन मिरर है, जैसे मान लीजिए ये, और मैं कहता हूँ कि एक इसका नॉर्मल तो ये हो गया, इसका ये इस तरीके से प्लेन मिरर पे ये आई एंगल पे इंसिडेंट है। A ray is incident on a plane mirror if I is the incident angle, incident angle I है। What will be the angle between incident and reflected ray? देखिए रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इधर जाएगी और ये भी आई एंगल बनाएगी, ये रिफ्लेक्शन एंगल है R = I। पर क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखें तो क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल जो है वो ये नहीं है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। वैसे सिंपल सा आंसर, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ 20i तो 2i तो 2i जो है वो आंसर नहीं। हमको किस तरीके से निकालना है, देखिए ये जो रे है ये इस तरीके से पास हो रही है, ये जो इंसिडेंट रे है ये इस तरीके से जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है। ये एंगल हमको निकालना है। ये एंगल जो टोटल है ये बराबर है 180 के। ये जो आई है ये मिलके हो गया 2i, तो ये जो एंगल बचता है ये बचता है 180 - 2i। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ए, 180 - 2i। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। देखिए लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव क्या है, जैसे मान लीजिए साउंड जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है। जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरी आवाज़ किसी के कानों तक पहुँचती है, तो यहाँ से मेरा जो वॉइस बॉक्स है, जो गले का वॉइस बॉक्स है, ये आवाज़ निकालता है, और यहाँ से जो वाइब्रेशंस होते हैं तो एयर होती है बीच में। एयर जो है ये कंप्रेस होती है, एक्सपेंड होती है, फिर कंप्रेस होती है और फिर एक्सपेंड होती है। ये जो वाइब्रेशंस है ये कान तक पहुंचते हैं, फिर हमारा ब्रेन सिंथेसाइज करता है इसको कि क्या बोला गया है। तो ये कैसी वेव है, इसको देखिए आप। इसमें क्या है, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं इस तरीके से। वाइब्रेशंस का है, जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं। वेव किधर ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है इस तरफ। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। ये जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो वाइब्रेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल जो है, जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करें जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके अलाउंग। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कही जाती है। इसमें खास बात क्या है, देखिए मून पे अगर आप खड़े हो जाएं और बोलने की कोशिश करें तो आप आवाज़ से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, मीडियम नहीं है वहाँ कुछ। अभी पार्ट 1 में मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ऐसी वेव होती है जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बट ये जो वेव है साउंड वेव, ये एक मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव को प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मीडियम, जैसे अभी मैं जो बोल पा रहा हूँ ये किसी के कानों तक पहुँच रहा है, तो मीडियम बीच में एयर है, तो मीडियम ज़रूर होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ बेसिक बातें बताई। अब ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। एक तो ये हम करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ से हम चूज़ करते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दीज डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। देखिए वैक्यूम क्या है, ऐसी स्पेस है जहाँ पे जो है खाली है, बिल्कुल कोई भी मीडियम नहीं है। तो पहली नज़र में ही हमको समझ में आ जाता है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है ये तो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी नहीं, तो इसका आंसर ए है। बट ये भी देख लेते हैं, ये जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिकुलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव, ये भी नहीं है ऑप्शन। ये वैसे ही गलत हो जाता है। मैंने अभी भी आपको बताया था, जो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है उसमें पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। थर्ड, दीज कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब ये भी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बारे में जो ट्रू ऑप्शन है, जो ट्रू है
वो ये है कि ये जो कभी है वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल किरचॉफ जंक्शन रूल पे बेस्ड है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक करंट आया, यहाँ पे एक करंट आया, इधर से कुछ करंट निकल गया, इधर से कुछ करंट निकल गया, फिर ये इधर आया, इधर से कुछ करंट निकल गया। ये वैल्यू निकालनी है कि जो यहाँ से जो करंट जा रहा है ये कितना है। तो देखिए सिंपल मैं एक जंक्शन रूल बताता हूँ। ये जंक्शन रूल क्या होता है। ये जंक्शन रूल इस तरीके से होता है। मान लीजिए एक जंक्शन है, जंक्शन पे 3 करंट आ रहे हैं, I1, I2 और I3, और 2 करंट निकल रहे हैं, I4 और I5। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि जो I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है वो बराबर है I4 प्लस I5। ये इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो वही रूल मैं यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए 2 करंट आ रहे हैं 2-2 एम्पियर के, तो इधर से जो जाएगा वो 4 एम्पियर जाएगा। 4 में से 1 एम्पियर वापस ये जंक्शन आ गया, 4 में से 1 इधर निकल गया, तो 3 एम्पियर का करंट इधर बचा, और 3 एम्पियर के करंट में से 1.3 एम्पियर इधर निकल गया, तो बाकी बचा कितना 3 माइनस 1.3, तो ये बच गया यहाँ से 1.7। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है ये बराबर जा रहा है 1.7 एम्पियर। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है। 1.7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन विच प्रिंसिपल लेंज लॉ इज बेस्ड। तो लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड। देखिए लेंज लॉ में जो है वो इंडक्शन होता है, मतलब करंट जो है वो इंड्यूस होता है जब भी ईएमएफ जो होता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ से दी जाती है। तो वो जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर का उसमें कोई रोल नहीं है। तो लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो देखिए ये हमने पेपर किया, आज कंप्लीट हुआ ये पेपर 4। तो ये जो कंप्लीट पेपर है इसका सॉल्यूशन है, ये हमने इस बुक में दिया हुआ है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 52 पेपर इसमें दिए हुए हैं, और इस पर्टिकुलर पेपर जो आपने अभी डिस्कस किया है ये पेपर इसी बुक से लिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और बाकी की जो दोनों बुक्स स्क्रीन पे दिखाई हुई हैं, फिजिक्स एयरफोर्स एस ग्रुप एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये आप दोनों बुक्स जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। हमारी तीनों बुक्स जो है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और बुक शॉप पे भी अवेलेबल है, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और इनमें जो क्वेश्चन पेपर हमने डिज़ाइन किया है बिल्कुल उसी हिसाब से किया है कि जो आपके एग्ज़ाम में आता है इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये तीनों बुक अगर आप रेफ़र करते हैं तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और ये हम भी इसी तरीके के वीडियो और लाते रहेंगे, इसी तरीके के पेपर और सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।